धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब खबरों पर तबसरा तज़किरा करने के लिए, चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज आपके ही डिपार्टमेंट से, वैसे आप तो एयरफोर्स में रहे हैं, लेकिन सेना तो सेना ही होती है, उसी से जुड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई पोर्ट पर जो बताया जा रहा है आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लग गई है, एक नाविक भी गायब है और वो एक तरफ झुक भी गया है। क्या पूरी जानकारी है? देखिए, जहां तक आर्म्ड फोर्सेस में है और कहीं भी कहें तो इस तरह के जहां डॉकयार्ड हैं या रिसर्च एंड रिपेयर सेंटर्स हैं, वहां इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर इस फ्रिगेट का यानी वॉरशिप है और मिसाइल मतलब कैरी करने वाला है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस तरह की पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है। पहली जो थी वह 2016 में हुई थी, बातवा करके था आईएनएस, और वह भी एक तरफ उसमें आग लग गया। इसमें भी ब्रह्मपुत्रा में भी आग लग गया। लगने के बाद से बैलेंस गड़बड़ाया तो एक तरफ पूरा का पूरा झुक गया और एक सेलर गायब है। पता नहीं, उम्मीद करता हूं कि बचाया जा सके, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह कहीं ना कहीं से असावधानी हुई है और बड़े स्तर पे हुई है। इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी, इस खबर की चर्चा इस मायने में भी ज्यादा की जा रही है क्योंकि ये भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है। भारत द्वारा निर्मित है वो तो ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है। यह बेसिकली वहां का है जहां पे इसका एक जो रेगुलर ईयरली या जो भी टाइमली जो होता है, इसका रिपेयर होता है। इसको फिर से इसको फिट करते हैं, हर पार्ट देखते हैं। जैसे कार नया आने के बाद से हर साल एक सर्विसिंग होता है, तो इसका सर्विसिंग था, तो उसमें गड़बड़ी हुई है, ना कि जहाज में गड़बड़ी हुई है, और जिससे कारण कहीं ना कहीं आग लगी है। जब यह एक्शन में नहीं है, पूरा इसको खाली करा दिया गया है और सर्विसिंग चल रहा है, उस दौरान आग लगना, और इस हद तक लगना कि बुझा नहीं सके और बैलेंस गड़बड़ा गया और पूरा एक तरफ झुक गया। मतलब ये जहाज का कहें तो पता नहीं कितना रिकवरी हो पाएगा, लेकिन ये भारी क्षति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है उत्तराखंड से। यहाँ ढोल ना बजाने पर दलितों पर जुर्माना ठोक दिया गया है। यह बड़ा ही खराब, मतलब ये है, जोशीमठ के पास के गांव का है। जोशीमठ के नाम से हमारे लोग परिचित होंगे। कुछ साल पहले वहां भी बड़ा सा लैंडस्लाइड आया था, लोग मारे गए थे। खैर, तो इसमें जहां तक जिस गांव की बात है, वहां दलितों की संख्या कम है, आबादी कम है, और ये लोग छोटे मोटे काम करते हैं। और कुछ खास अवसर पर इन लोगों को कहा गया था ढोल बजाओ। कुछ बातें हुई जिसे इन्होंने बजाने से मना कर दिया, और इसके आधार पर इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया महापंचायत ने। यह गैर कानूनी है, आपको अधिकार नहीं बनता जुर्माना लगाने का। उसमें कोर्ट में ही जाएंगे या पुलिस में जाएंगे, और इस पर हंगामा हो गया। जबकि वहां के महापंचायत के जो मुखिया या प्रमुख हैं, उनका कहना है कि दारू पी गया था, हंगामा कर रहा था, इसलिए इनको पकड़ा गया और इन पर जुर्माना लगाया गया। मान लेते हैं कि दारू पी के आया भी था, हंगामा करने के कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा है। यदि किया भी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट करेगा। तुम कैसे इसमें बन जाते हो, वही 5,000 का जुर्माना लगाते हो। अब ये लोग, इनकी अपनी महापंचायत हुई है, इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ, धरना किया हुआ है, और पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, उस तरफ से भी इस तरफ से भी शायद किया हो। और चूंकि हंगामा हो जाता पूरे उत्तराखंड में, इसलिए रोकने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही है कि भारत में यह आधार है जातीय भेद का, जिसका फायदा वह जातीय समीकरण में, और जातीय नेता जो बनते हैं, जैसे दलितों के नेता बने हैं, और लेकिन वह भी क्या करते हैं वह नजर आ रहा है। जी, आपने 2 वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर, जो ये कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला विवाद था। अब मैं इसी संदर्भ में, जो ये जातीय व्यवस्था पे आपने सवाल उठाया है, क्या उसी तरफ वापस लौटने की कोशिश की जा रही है? अभी निशाना मुसलमानों को बनाओ और बाद में फिर से दलितों को उसी तरीके से गुलाम बना के रख दो कि हम नहा के निकले तो हमारे सामने कैसे आ गया, अभी अपवित्र कर दिया हमको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और सारे में देखें, पूरे भारत में तो बड़ी जबरदस्त रूप से है, पूरे विश्व में है।
यानी पहचान की नीति। पहचान क्या है? जातीय है, धर्म है, क्षेत्र है, बिहारी है, ये यूपी का है, मद्रासी है, वगैरह वगैरह, लिंग भेद है, यह काला है, गोरा है। इसके आधार पे और इसके आधार पे जनता के बीच में भेद करना, यह प्रमुख कारण है। और इस भेद के कारण जनता भी, जिसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाती है। कंवड़िया में देखेंगे तो ओबीसी के अधिकतर लोग हैं। उनको चूंकि बड़ी इज्जत मिल रही है, फूल गिराए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी गिराए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि इनको खाने पीने की व्यवस्था हो। दूसरे भी लोग हैं, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में, जो इनको रास्ते में इनको खाने पीने देती है, और जो मदद कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ये जा रहे हैं। तो यह पहला कोशिश है। दूसरा है कि इनकी जो सोच है उसको एकदम भ्रष्ट कर दे, खत्म कर दे। कहीं से भी क्रांतिकारिता यानी स्वच्छंद रूप से सोच सके, उसको खत्म करने की बात है। और तीसरे, अंततः जो इनके जो नेता जो बनते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के चमचे बन जाते हैं, जैसे सपा बसपा है किसी हद तक, हमारे बिहार में इस तरह की कई सारे हैं, जो पासवान का संगठन है, वो सब है। वो पूरे देश में इस तरह के छोटे मोटे कई संगठन है, जो कहीं एमएलए बन गए, कुछ एमपी बन जाते हैं, मुखिया बनते हैं, उनको कुछ ऊपर से मिल जाता है कि भाई तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हें देंगे। और इस तरह करके सारा जो तथाकथित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको खंडित खंडित कर देते हैं। एक उदाहरण दें कि न्यायालय व्यवस्था में देख लें तो 90% से ऊपर, खासकर उच्चतम न्यायालय या जो स्टेट लेवल के जो हैं हाई कोर्ट्स है, वहां पे 90-95% ऊपर के जाति के लोग, धनाढ्य लोग हैं। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है आर्थिक सर्वे से जुड़ी हुई। हालांकि आज बजट आ गया है, उस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन उसमें जो कल एक महत्वपूर्ण चीज पेश की गई कि भारतीयों में दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है सर, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, तो लोग क्या इसी वजह से ज्यादा हिंसक हो रहे हैं आजकल? मुझे इसका अंदाजा नहीं था। एक तो मैं ये समझता था कि यह भी एक बीमारी है, जो जातीय भेद, धार्मिक भेद वगैरह वगैरह के कारण है। औरतों के प्रति कि वो हमारी बराबर नहीं है, उसको अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समझना, यह एक तरह की बीमारी है, जो सामाजिक बीमारी, व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन अब व्यक्तिगत मानसिक बीमारी मतलब हुआ अवसाद, यानी डिप्रेशन में है, इरिटेशन है, एंगर है, और बहुत तरह की अन्य तरह की बीमारियां हैं, जो मेडिकल डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट वो बताते हैं। और वह 20 करोड़ है, और पिछले कुछ वर्षों में दुगुना हो गया है। यानी मैं केवल यह भाजपा के ऊपर या आरएसएस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह पूरे भारत की व्यवस्था है जो कि बढ़ रहा है, कांग्रेस होता है भाजपा में, और दक्षिण पंथ का। और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था ने, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की है, जिसमें मानसिक इलाज के लिए तो शायद ही डॉक्टर मिलता, आपको मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रहेंगे, सरकारी अस्पतालों में नाम के लिए है। तो हम इसको कहें, अभी हम लोग कुछ दिन पहले इजराइल के सैनिकों और वहां जनता की बात की थी, युद्ध के कारण हुआ था। वही हालत यूक्रेन में है, अफ्रीका के कई देशों में है। और जितने तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, अंधविश्वास, झाड़ फूंक, ये सब बढ़ता जाता है। तो यह कहना मेरा गलत नहीं होगा कि आज 25% भारत, 20 करोड़ तो एक जनरल है जो कि लोगों ने रिपोर्ट किया है। खासकर घर में बंद औरतें, बच्चे, जो इस तरह के कांवड़िया लेके जाते हुए, अन्य लोग बाबाओं के पास, संतों के पास, है ना, इस तरह के पास जा रहे हैं। तो आधा भारत तो बीमार पड़ा हुआ है मानसिक रूप से। बहुत दुर्भाग्य, बहुत ही दुखद बात है। जी। आपके अनुभव से एक चीज पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बताइएगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के। क्या आपने पिछले 10 साल के दौरान सड़कों पर कोई मुस्कुराते हुए, हंसते हुए लोग देखे हैं, या अजीब से तनाव से भरे हुए लोग देखे हैं? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसको तो हमें छोटे से शब्दों में दिखाना चाहिए कि क्या अपने आसपास पड़ोस में सड़कों पे जाते हैं तो मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरा देखा है, खुशहाल में देखा है? वैसे ही एक चीज यह भी बताऊं, चूंकि मैं फौजी हूं, कहते हैं कि इस तरह से पीटी परेड करा के, एडी यानी हील्स को रगड़ रगड़ के, सैल्यूट देख के, सावधान विश्राम करते हुए बाहर की जनता बड़ी खुश होती है, तालियां बजाती है, केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। और कहते हैं इसका असर यहाँ पे पड़ता है। और जितने अज्ञानी, अंधविश्वासी फौजी होते, केवल मिलिट्री छोड़ दीजिए, मिलिट्री में तो हम माहिर हैं, कहाँ जहाज उड़े, कहाँ लड़े, कौन सा फॉर्मेशन कहाँ लड़े, मिसाइल कैसे छोड़े, है ना, ईसीएम में कैसे हो। लेकिन इसके बाहर चले जाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जहां तक है स्पिरिचुअलिज्म की बात है, एक मानवता, हम अमानवीय नहीं है, लेकिन फिर भी जिस ढंग का होना चाहिए, उससे हम कहीं ना कहीं मरहूम हैं। जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। म्यांमार का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ सैन्य जो अधिकारी है उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। कहते हैं कि वहाँ के संविधान के अनुसार, हालाँकि वहाँ का संविधान मज़ाकी बन गया है, संविधान का कोई मायने नहीं है। जो जनता के द्वारा जीती हुई सत्ता में आई थी, सरकार बनी थी सू की, उसको वह नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, उसको उठा के जेल में डाल दिया और आपने अपनी सत्ता लाई। यह कौन-सा संविधान था? लेकिन अभी जो राष्ट्रपति हैं, वह बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनको भी मानसिक ही तरह कुछ न कुछ बीमारी है। जो उनका नर्व सिस्टम उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हैं। तो अभी के संविधान के हिसाब से हर 6 महीना में जो इन्होंने मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ लगाया हुआ है, उसको फिर से रिन्यू करना पड़ता है और इस हालत में नहीं कि रिन्यू करें। इसलिए आर्मी के जो चीफ हैं या मिलिट्री के चीफ हैं, उनको टेम्पररी रूप से एक्टिंग प्रेसिडेंट बना गया है, ताकि तथाकथित संविधान के हिसाब से 6 महीना होने वाला है, इस मार्शल लॉ को बढ़ा सके। भद्दा मजाक है। जी। ज्यादा बेहतर यही होता कि लोकतंत्र की बहाली कराते, चुनाव कराते, लेकिन लगता है पाकिस्तान में भी कुछ होने ही वाला है। इतिहास उनका देखिए, कभी भी वहां सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार की सरकार लगता है विपक्ष को कुचल के कार्यकाल पूरा करने पर तुली हुई है। इस्लामाबाद में पीटीआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई। वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनके उठा लिए गए और उनके जो प्रवक्ता हैं उन तक को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले 4 लोग और उठा लिए गए थे। ये सब चल क्या रहा है सर? 10 वर्ष पहले हम पूरे अभी एशिया की बात करें, तो विपक्ष की इतनी कद्र होती थी कि उस पर जबरदस्ती इस तरह से बेरहमी से इस तरह के अत्याचार नहीं किया जाता था, क्योंकि लगता था विपक्ष भी सत्ता में आएगी और बदला ले सकती है। लेकिन भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल में उतना नहीं है लेकिन फिर भी है, बांग्लादेश में कुछ इनडायरेक्ट रूप से है लेकिन वहाँ भी है, श्रीलंका में है। लगता है हम लोग पागल हो गए हैं। और अभी वहाँ के जो डायरेक्टरेट जनरल हैं, इंटर सर्विसेज यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पाकिस्तान के जो हैं, उनका जो पीआर वर्क है, उसके चीफ, वह भी लेफ्टिनेंट जनरल है, मजाक नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति यहाँ तक हो गई है कि यह जो पाकिस्तान का विपक्षी दल है, वह आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आर्मी एक होली काऊ है, ऐसी चीज है, परमात्मा है या गॉड है, उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलोगे तो यह देश के प्रति विद्रोह की बात कर रहे, तुमको जेल में डाल देंगे। और यह लोग विदेशियों से मिलकर, पता नहीं कौन से विदेशियों से मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। अमेरिका इनके साथ है, चीन इनके साथ है, क्या भारत के साथ? भारत का नाम वो ले नहीं रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, यह लोग डिजिटल क्राइम कर रहे हैं, यानी डिजिटल टेररिज्म का काम करेंगे। हमारे यहाँ शहरी नक्सलवाद का नाम दिया गया था, है ना, अर्बन नक्सल। यहाँ पे इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया। लगता है एक दूसरे से बड़ी तेजी से ये लोग सीख रहे हैं और इस तरह से किया रहा है। बड़ा ही निंदनीय काम है और इसका कोई भी मतलब प्रजातांत्रिक या मानवीय इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता को बचाए रखने की पूरी कोशिश है। जी। मुझे जो एक सवाल इसमें सबसे अहम लग रहा है सर, मैं उस पे चाहता हूँ आप रोशनी डालें। जिस तरीके से डीजीआईआरसीपी जो भी कुछ है वो सामने आया, यानी कि एक फौजी सामने आके ये तमाम चीज़ों पर अपनी बातें रख रहा है, तो इससे जो चुनी हुई सरकार है उसकी इमेज पर, उसकी छवि पर सीधे सवाल नहीं उठ रहा है कि तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, सब कुछ फौजी चला रही है वहां पे? दुख का तो यही विषय है कि हमारे ही जैसे कुछ लोग, समझदार लोग, मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मतलब जिनके पास भी क्रिटिकल माइंड बचा हुआ है, वही ये प्रश्न उठा रहे हैं। आम जनता उठा भी रही है तो विरोध नहीं कर रही है। जब एक मिलिट्री बंदा वहां के इंटरनल अफेयर से बात कर रहा है, जबकि तथाकथित रूप से चुनी हुई सरकार, जिसकी अपनी होम मिनिस्ट्री है, जिसका अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, जिसका फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसका इंटेलिजेंस के ऊपर है, वह क्यों नहीं बोल रहा है? डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहा है कि इनको आकर बोलने की बात पड़ रही है? और खुलेआम रूप से सरकार को कह रहे हैं कि जो घटनाएं पहले घटी थी या जो लोग इसमें शामिल हैं उनको छोड़ने का मतलब है कि देशद्रोह है। यानी अपनी ही सरकार को धमकी भी दे रही हैं कि इनको छोड़ना नहीं, इनको उठा के जेल में डालना है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो अदालतों के फैसले पर भी सवाल उठा रहा है कि पीटीआई को कैसे बहाल किया जा रहा है, मुकदमों में कैसे छूट दी जा रही है, यानी फौजी से सीधे अब अदालतों को हड़कवाया जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। एक्स वहां पे बंद है, यानी कि ट्विटर वहां पे बंद है। अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कल हमने आपको बताया था कि जर्मनी के दूतावास पर, पाकिस्तान का जो दूतावास है वहां पे अफगानियों ने हमला कर दिया। आज बताया जा रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने पासपोर्ट लागू कर दिया अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने पहले से भी लागू किया हुआ था, बीच में हटाया था, फिर लागू हो गया। एक सर्वे के हिसाब से यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज का जो है
5 लाख अफगानिस्तानी शरणार्थी अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बोझ है और अभी और भारी मात्रा में भाग रहे हैं इस डर से कि तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है या कर सकता है। यह चीजें हो रही है। लेकिन जहां तक वहां का जो तालिबान है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान में रह के उसे सटे हुए बॉर्डर पर लगातार आक्रमण करता रहा है, इनके फौजियों के खिलाफ, इनके सैनिक ठिकानों के खिलाफ, यहाँ तक कि जो चीनी काम करते हैं उनके खिलाफ, इससे पाकिस्तान में दहशत है। और इसके कारण ये पाकिस्तान का वो कह रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है कि ये पासपोर्ट है वगैरह वगैरह है। मुख्य मुद्दा कहीं और है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अफगानिस्तान यदि सही में कहें, जो कल हमने कहा भी था कि वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के साथ लड़ा, अफगानिस्तान के लिए लड़ा, अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा, रूस और उसके पहले सोवियत के खिलाफ लड़ा और ये लोग हमसे बदला ले रहे हैं। भैया, तुमने जो दानव तैयार किए हैं और वो चाहते हैं कि वो दानवता पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो। तुम अपने आप को स्वतंत्र और चुनाव के द्वारा कैसे, वह तो इस्लामिक तरीके से होना चाहिए, इसलिए वो लड़ रहे हैं। वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। अब तुम गिनाते रहो कि तुमने एहसान किए हैं। अगली खबर है बांग्लादेश से। यहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दूसरे 150 से ज्यादा लोग मर गए। तो यहाँ के छात्रों ने 2 दिनों तक अपने फिलहाल आंदोलन को टाल रखा है और अल्टीमेटम दे रखा है शेख हसीना को। क्या करेंगे अब वो? शेख हसीना एक मतलब ऐसे ही मैंने खबर नजर डाले थे, खबर पे वो मान चुकी है। पहले से ही मानी थी, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा तो मान चुकी है। अब कष्ट ये होगा कि शेख हसीना के जो समर्थक हैं, जो तथाकथित रूप से बांग्लादेश के स्वतंत्रता में लड़े थे, उनके आगे आने वाले बड़ी आसानी से 50% तक जो उनको रिजर्वेशन मिलता था सिविल सर्विसेज में अच्छे खासे में, वह अब नहीं मिलेगा। लेकिन अब उनको यह मानना पड़ेगा, क्योंकि उस आधार पर वह दशकों तक, पीढ़ियों तक रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम नहीं लागू रख सकते हैं। अब 4 से 5% रहेगा, खासकर जो अल्पसंख्यक हैं या अपंग हैं या कुछ महिलाएं हैं जिनके लिए दी जाती है। जी, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने पर यूएई फांसी चढ़ा दे रहा है लोगों को और सजाए मौत सुना दे रहा है। इसको क्या मजा आ रहा है सर? यह अजीब बात है। मतलब यूएई का कोई रोल नहीं है। वैसे यूएई के कानून के हिसाब से वहां पे धरना प्रदर्शन करना इलीगल है। फांसी की सजा संभवतः फांसी नहीं देगा, लेकिन 20-25 लोगों को कुछ 2-4 लोगों को आजीवन कारावास है, कुछ लोगों को लंबे समय तक लिए यानी 7 से 8 वर्षों तक का कारावास दे रखा है। और केवल इसलिए कि बांग्लादेश के लोग जो वहां पे सबसे बड़ी संख्या में, तीसरी सबसे बड़ी संख्या में, पाकिस्तान शायद सबसे नंबर 1 पे है, जो भी हो, और इन लोगों ने जो आंदोलन चल रहा था यहाँ पर बांग्लादेश में, उसके समर्थन में इन लोगों ने भी आवाज उठाई थी। इनको उठा के पकड़ के बंद कर दिया। यह गलत बात है। इनको वार्निंग देते, अधिक से अधिक इनको निकाल देते या कुछ झटका देते। इतने लंबे लंबे इस तरह की सजा देना, दिखाने की बात कि हम बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री हैं। इसका यूनाइटेड नेशंस का जो भी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी विरोध किया कि यह गलत बात है। जी, एक बात आपसे पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ आप उस पर टिप्पणी करें। मेरे अम्मी और अब्बा हज करने के लिए गए, वहां से लौटे। मैं पत्रकार हूँ और मुझे बातें जानने का, वहाँ की स्थिति समझने का भी बहुत शौक है। तो पता ये चला कि जो ये बांग्लादेशी वहां पे होते हैं ना सर, वो सिर्फ टॉयलेट और स्वीपर का काम करने के लिए रखे जाते हैं। ये बात सही है। मैंने भी पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह बात सही है कि जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कुछ को छोड़ दे, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं या जैसे मेरे एक साथी भी हेलीकॉप्टर पायलट है वहाँ, अब तो ग्राउंड वो करते हैं, चूंकि एज हो गया इसलिए फ्लाइंग नहीं करते हैं। इन लोगों को, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दे, स्पेशलिस्ट जो लोग हैं, जैसे सऊदी अरेबिया बुला रहा है ऐसे लोगों को, बाकी सब लोग तो घरेलू काम, सड़क के काम, स्वीपिंग का काम, मतलब जो मैनुअल काम होता है वो करने जाते हैं। हालांकि पैसे अधिक मिलते हैं, खर्चे कम होते हैं रहने के, चूंकि खाना पीना घर इंक्लूडेड है। और इसलिए जो हालात है भारत के या पाकिस्तान के या बाकी देशों के, उससे बचने के लिए कुछ पैसे अपने परिवार के लिए बचा सकते हैं। और यह जो मजबूरी है कि अपने आप को दास की तरह बेच के काम कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट भी जब्त रहता है जब तक इनका टर्म नहीं पूरा हो जाता है। तो यह तो स्थिति है। और इसके लिए हम लोग बड़ी खुश हो कहते हैं कि देखो पूंजीवाद ने कितनी जबरदस्त, मतलब ऊंचाइयों पर हमें पूरे मानवता को लेकर, जीडीपी कितना बढ़ा हुआ है और वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में जो धरातल की स्थिति है वह है जो आपने उठाया। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया।
जी। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उसका अधिकार अपनी सत्ता में देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो काले हैं, और उसी के बाद बांग्लादेश मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ था। काले के कारण हो ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जरा इस चीज को देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया, दोनों मुस्लिम कंट्री थे, दोनों में मुसलमानों का मतलब बहुतायत था, लेकिन यहाँ पे धर्म काम नहीं आया। और चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, वहां के लोग जो पठान हो वगैरह वगैरह लोग अपने आप को उच्च किस्म के इंसान मानते हैं। और बांग्लादेश वाले जहाँ की बिहार के भी थे, जो काम कर रजाकार शायद या जो कहते थे, और ये सब थे। हालांकि रजाकार इनके पक्ष में लड़ रहे थे काफी समय तक। और बाकी जो बंगाली थे इनको ये हे दृष्टि से देखते थे, साधारण किस्म की चीज देखते थे, और इनको उतना पढ़ा लिखा हुआ शिक्षित नहीं मानते थे। इसलिए इनकी सत्ता, चूंकि इनकी बहुमत थी संख्या के हिसाब से, इनके एमएलए एमपी ज्यादा थे, इसलिए सही में शेख मुजीबुर रहमान का यदि आ जाता सत्ता, तो ये बाकी पाकिस्तान में होता। लेकिन अंतर क्या पड़ता, चीजें तो भाई लाजमी थी, ये दोनों एक मिलकर रह सकते थे। लेकिन हम बड़े हैं और हमारा अहम है, और हम खास कर हैं, वह चीज जो है वो धर्म को पीछे छोड़ देता है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग हमेशा कहते हैं धर्म, अरे दोनों का धर्म एकता क्यों नहीं एक रह पाए। 1946 की स्पीच में ही मौलाना आजाद ने कह दिया था कि जो पाकिस्तान बन रहा है वो कभी एक नहीं रह पाएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है चीन से। बूढ़ी होती हुई आबादी और घटती हुई जन्म दर के चलते अब वहां पे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। ये समस्या बाय द वे जापान में भी जम के आ रहा है, क्योंकि वहां का उम्र जो है 190 साल अब साधारण हो गया जीना। जहां तक चीन की बात है, पुरुष 60 वर्ष की उम्र में का रिटायरमेंट था, और महिलाओं स्त्रियों का 55 वर्ष था, और जो फैक्ट्री में काम करती महिलाएं उनका 50 वर्ष था। ठीक है, लेकिन इसे क्या हो रहा है कि बूढ़े लोग यानी रिटायरमेंट के बाद से बहुत सारे लोग हो गए हैं। जन्म दर पिछले 2 सालों में काफी घटा है, यानी जो नीचे से जो उनका होना चाहिए था मजदूरों की संख्या, उसमें कमी आई है। इसलिए हालांकि अभी फ्रांस की तरह इन्होंने नहीं किया, फ्रांस में जबरदस्ती इन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ाया, जिससे कारण फ्रांस में 6 महीना से अधिक तक जबरदस्त आंदोलन चला है मैक्रों के खिलाफ और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ। यहाँ पे ये चीज नहीं करने जा रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तुम पर छोड़ते हैं। तुम 60 वर्ष के बाद, या महिला हो तो 55 वर्ष के बाद तुम्हें लगता है कि काम करना चाहिए, तो तुमको हम अधिक देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। और इस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस गैप को पूरा किया जा सके, और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन पूंजीवाद का मतलब यह है कि बेरोजगार मजदूरों के फौज का होना जरूरी है, क्योंकि उनके सब सामान बिक नहीं सकते हैं। इसलिए उत्पादन की क्षमता को जानबूझ के घटा कर रखना है, ताकि सामान जाके हमारे माल गोडाउन में ना जमा रहे। और भारत में देखें तो बेरोजगारों की संख्या भयानक इसी कारण पहुंचा हुआ है। जी। तो यहाँ जो बातें की जा रही हैं कि बच्चा कम पैदा करो, तो कल को हम भी इसी समस्या से जूझेंगे जो आज हम कह रहे हैं कि हम युवाओं का देश है। ये पक्का होने वाला है। यह जब हमारा मंदी का दौर अभी चल रहा है, जीडीपी कितना है बड़े, जीडीपी के बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीडीपी कुछ लोगों के पास 2-4% लोगों के पास जा रहा है, बाकी 90% लोगों के पास उनका जो खरीदने की क्षमता वो घट रहा है। महंगाई के कारण हो, नौकरी ना लगने के कारण हो, या ऐसी नौकरी लगने के कारण हो जो कि पहले ज्यादा मिलता था कम मिलता है, या जो हमारे किसान भाई हैं जो छोटे मोटे हैं उनके अनाजों के दाम पूरे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए खरीदने की क्षमता घट रही है। इसलिए जो उत्पादन कर रहे हैं उसको खरीदार कहाँ है, विदेशों में कह रहे हैं बेचेंगे, वो तो ऑलरेडी पटा हुआ है, चाहे वियतनाम हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, वगैरह वगैरह देशों से भरा हुआ है। कपड़े ही आप बेचने जाएं तो बांग्लादेश का कपड़ा दुनिया में छाया हुआ है, और बड़े अच्छी क्वालिटी के, साधारण नहीं है। तो हमारे यहाँ जिस ढंग से जबरदस्ती इनको बेरोजगार बनाया गया है, और समय की बात है जब हम मरेंगे घटेंगे वो होगा, और सामानों का बिक्री फिर से चालू होगा, तो फिर हम बुलाएंगे कि भाई आ जाओ। हो सकता है हम रिटायरमेंट एज ही बढ़ाएं, जैसे पायलट का एज पहले 60 साल था, उसको बढ़ा के 65 वर्ष किया गया है। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है रूस से। रूस ने एक और अमेरिकी पत्रकार को सजा सुना दी है। उसी दिन जिस दिन हमने एक और की बात की थी, वो पुरुष थे, ये महिलाएं हैं। और इसका कारण इन्होंने कहा है, जहां तक रूस के कोर्ट की बात है, कि इन्होंने बातें छुपाई। यह ड्यूअल सिटीजन थी, यानी अमेरिकी और रूस की सिटीजन थी, यह बात इन्होंने छुपाया, इसलिए इनको सजा दी गई।
दूसरे ये पहुंच गई यहाँ पे, और किस लिए पहुंची थी, क्या पहुंची थी, उन्होंने नहीं बताया। इसलिए यह कोई कारण नहीं बनता कि आप 4-5 साल के जेल में डाल लेंगे। मुख्य कारण यह है कि एक अभी समझौता होने वाला है अमेरिका और रूस में कि दोनों के जो प्रिजनर्स एक दूसरे में अदला बदली किए जाए। रूस के पास प्रिजनर्स कम थे, जबरदस्ती 2-4 को पकड़ के रख लिया। यह बदमाशी और कुछ नहीं है। अमेरिका को मजबूरी में अपने छोड़ने पड़े, इनको छोड़ना पड़ेगा। जी। चलिए, यहाँ पर तो छोड़ा छोड़ी की बात हो रही है, तू उधर से छोड़ दे, मैं इधर से छोड़ दूं। लेकिन ब्रिटेन में तो कहा जा रहा है कि जो अवैध शरणार्थी है ना भारतीय, उनको वापस भेज दिया जाएगा कि भैया मोदी जी ने बहुत विकास करा, वहीं जाके घंटा बजाओ। ये अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कहा था कि नई सरकार तथाकथित रूप से लेबर की, मजदूरों के पक्ष में है। हम्म, रवांडा रवांडा में था ना, जहाँ की जी, भेजने वाले थे ये लोग 50,000 या कितने। बिल्कुल। हाँ हाँ, शरणार्थी जो यूक्रेन से आए हैं उनको हम्म, नहीं भेजेंगे। लेकिन अब स्टारमर की सरकार कह रही है कि हम्म, हम इनको भेजेंगे जबरदस्ती नहीं, बल्कि ये करेंगे कि जहां से आए हैं वहां वापस भेज देंगे। हम्म, यानी वैसी हालत में, लेकिन हम कैसे भेजेंगे? जो यूक्रेन से आए हैं, अभी हम भारत की बात करते हैं, तो भारत से जो लोग गए हैं, जो पकड़े जाते हैं, तो वो एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई हमारे यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, खाने हम्म, पीने को नहीं है, सरकार हमारी विरोधी है, हमें जेल में डाल देगी, हमें मार देगी, वो दंगा फसाद करवा देगी। और इस आधार पे वहां का न्यायालय, वहां का जो सिस्टम है, कहता है कि हाँ भाई, इनको शरणार्थी का दर्जा देना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जैसे रूस से कोई भाग के आता है या हम्म, नॉर्थ कोरिया से भाग के आता है, तो तुरंत देंगे, क्योंकि उसका प्रोपेगेंडा वैल्यू है। और इसलिए वहां की सरकार ने अब कहा, क्या किया इस सरकार ने, नई सरकार ने, कि भारत बड़ा ही सुरक्षित देश है, घबराने की बात नहीं है, ये कर दिया। इसलिए हम्म, जितने भी शरणार्थी यहां से गए हैं भाग के, छुप के या जानबूझ के, कहेंगे हम्म, भैया तुम झूठ बोल रहे हो और इसलिए तुम वापस जाओ। इनको पकड़ पकड़ के हम्म, 1,000 जो वहां के सिविल सर्वेंट्स थे, जो कि रवांडा वगैरह वगैरह भेजने की बात कर रहे थे, हम्म, उनको वापस ये वहां भेज रहे हैं, भारत भेज देंगे। उसी तरह हम्म, उन्होंने कई 2-3 देशों को भी कह दिया कि बड़ा सुरक्षित देश है। हम्म, शायद यूक्रेन को भी कर दे। यूक्रेन का इसीलिए मैं लाया था क्योंकि यूक्रेन मांग कर रहा है कि इनके जो युवक लोग जो भाग के गए हैं, उनको वहां की सरकार जबरदस्ती भेजे, हमें सेना में जाना है, देश हम्म, बचाना है, तुम कहां विदेश में जा रहे हो। और इसलिए हो सकता है लोग घोषणा कर दें कि यूक्रेन एक सुरक्षित देश है, तुम जाओ। जी। कल कांग्रेस के उपनेता जो लोकसभा में हैं, गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि सब चंगा सी, तो लोग यहाँ से विदेश क्यों भाग रहे हैं, विदेश के लोग नौकरी करने क्यों नहीं भारत आ जाते हैं। विदेश के लोग तो नहीं आ रहे हैं, और जो हमने हंगामा मचाया था कि बांग्लादेश और वगैरह से या रोहिंग्या वगैरह भारी तादाद में है, उसका भी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इतने भारी संख्या में वो लोग नहीं है। हम्म, जहां तक हमारी अपनी जनता की बात है, जिसको मौका मिल रहा है, जो पैसे हैं, वो ही बेचारे 20-20 लाख देकर भाग रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा नौकरी के लिए, जिसकी हमने चर्चा की थी, आगरा वगैरह से जा रहे हैं। और जी, जो बीच में दलाल है, उनको ये कह के जा रहे हैं कि वहां हम तुम्हें अच्छी बड़ा अच्छा मतलब वो देंगे, लेकिन नहीं नौकरी मिल रही है। और हमारे जनता को यह बार बार हम लोगों को समझाना चाहिए कि दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि वहां पे तुम्हें बड़ा अच्छा काम मिल रहा है। काम भी मिल रहा है। यदि अरब कंट्रीज में जाते हो, यहाँ तक कि कनाडा वगैरह में जाते हो, तो लोग फ्ली मार्केट में जाके, यानी ठेले पर जाके सामान बेचते हैं, सफाइयां करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। हो सकता है 500 में से 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा काम मिल जाता है, अपना दुकान खोल लेकिन लें। सर यूक्रेन और इसराइल में तो जंग में जा रहे हैं लोग सर। मजबूरी है, यहाँ मर रहे हैं, और उम्मीद है उनकी, विश्वास मतलब विश्वास करते हैं भाग्य में कि शायद वहां जाएं, यही लिखा हुआ तो चलते हैं, मारे भी जाते हैं, बड़े बुरे हालत में जाते हैं। यह जनता जो है भाग रही है। आज पूरे विश्व भर में 30-35 करोड़ जो है इस तरह के हम्म, शरणार्थी जहां तक भाग रहे हैं, इस हम्म। जिंदगी के उम्मीद में दौड़ रहे हैं। जी। चलिए, स्टारमर तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीयों को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प तो अभी राष्ट्रपति भी नहीं बना है, वो अभी से भारतीयों को लेकर रोजाना बकवास कर रहा है। आप किसकी, अमेरिका की बात कर रहे हैं? ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, ट्रम्प अभी राष्ट्रपति हाँ नहीं हाँ बना है। हाँ। अब ट्रम्प की जहां तक बात है, अब उनके सर में तो चढ़ ही गया कि मैं बन रहा हूं, लेकिन वह नहीं समझ रहे हैं कि कमला हैरिस हो सकता है काफी जबरदस्त टक्कर दें, हो सकता है जीत भी जाए। क्योंकि बाइडेन ने पहले कहा था चुनाव में, पिछले चुनाव में जीतने के पहले 2020 में, कि यह लड़ाई जो चल रही है वह जनता के बीच में नहीं चल रही है, बल्कि ये रिपब्लिकन और
डेमोक्रेट्स के बीच में चल रही है, जो बड़े-बड़े घरानों के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी बात मैं बार-बार करता हूं, यानी डीप सी की बात कर रहा हूं। और हम्म, उसी हिसाब से हम ट्रंप को देखें तो वह इसका एक मोहरा मात्र है, ठीक है, वह भी बहुत बड़े पूंजीपति है, उनका भी पूरे विश्व में जहां तहां पूंजी लगा हुआ है, और वह बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ हो या पक्ष में हो, इसराइल के ही में उसमें सलाह दे रहे नेतन्याहू को हम्म, युद्ध बंद करो, यहां ही बोला है, अपने देश में भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और हम्म, सीधे धमकी दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी हम्म, न्यायालय जाएगा तो बाद में क्या होगा नहीं देखेंगे। और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट तो और भी चढ़े हुए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा ना होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग जरूर हवा में उड़ रहे हैं जी। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर वहां की सीक्रेट सर्विस की जो चीफ है, महिला अधिकारी हैं, उनको कांग्रेस में हाजिर किया गया और उनसे जिस तरीके के सवाल जवाब किए गए, उन्होंने माना कि हाँ गलती हुई है, लेकिन वो पद पे बनी रहेंगी। वो जो सवाल जवाब वहां पे हुआ, वैसा कि हमारे यहाँ मुमकिन है कभी? हमारे यहाँ तो ना संविधान में है, ना यहाँ के लोगों की इच्छाएं हैं। और ये देखें तो टॉप आईएएस आईपीएस जो सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी बनते हैं या कोर्ट के हैं, ये लोग अपनी एक तरह से कहें तो तौहीन मानते हैं कि यहाँ के एमपी एमएलए इनसे सवाल जवाब करें। लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है और बड़ी ही हिम्मत से, मैंने तो इनका नहीं देख पाया हूँ वीडियो, केवल पढ़ा है, हल्का सा झलक देखा था, बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने कहा और साथ यह भी कहा कि भाई मैं इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी मुझसे बेहतर कोई और इस पोस्ट को संभाल सकेगा जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट सर्विसेज की बात है। हाँ जरूर है कि हमसे गलती हुई है और इसका एक कारण यह भी बताती हैं कि ट्रंप समय से पहले पहुंच गए थे, हम अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमें लेकिन इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमें लगेगा कि हम करने में असमर्थ हैं तो हम दे देंगे, अभी नहीं जी। लेकिन कानूनी व्यवस्था तो चौपट है, वहां की पुलिस वाले ही वहां की अश्वेत महिला को, यानी कि काली महिला को मार डाल रहे हैं गोली मार के। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह तो बड़ा गुस्से वाली मतलब बात है कि इस महिला को लगा कि उनके घर में कोई ना कोई बाहरी बंदा घुस गया है, बर्गलर टाइप है, जो कि तोड़फोड़ कर रहा है, सामान चुराएगा। तो इन्होंने 911 यानी 9 से 11 वहां की जो पुलिस व्यवस्था की बात है उसको भेजा, 2 डिप्टी, उनका रैंक जो भी होता हो, पहुंचे। और पहुंचने के बाद से ये अपने किचन में थी, इनको नहीं पता था ये पुलिस है क्या है या जैसे भी है, तो वो पानी गर्म कर रही थी उसको लेके। इसने कहा उसको छोड़ो तुम, इसने कहा नहीं मैं रखूंगी। ये कुछ बहस वगैरह चल रहा था दोनों में। और इनके बॉडी में कैमरा होता है जिससे कि सामने का वो पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो इसने धमकी दी, गोली, वो बंदूक मतलब अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया, पिस्टल निकाल ली, और निकाल के जब तक वो कुछ और बोलती ना बोलती 3 राउंड का फायर का आवाज आता है। और उसके बाद से इसने कहा कि ये बड़ी खतरनाक थी वगैरह वगैरह थी। यदि गर्म पानी का केटली में जितना हो, उससे इतना खतरा इन 2 पुलिस वालों को हो कि उसको मारना पड़ा। देखिए, और दूसरी चीज का देखिए कि वहां जो भी इस तरह से पुलिस मारती है, अधिकांशतः वहां की अश्वेत महिला या पुरुष ही माने जाते हैं। इसके पहले भी जो हुआ था पूरे मेक ब्लैक लाइव मैटर्स करके बड़ा जबरदस्त आंदोलन जो हुआ था, जिसमें बाइडेन घुटनों के बल आके माफी मांगे थे। हम्म, लेकिन यह चीज वहां का जो है, जो रंग भेद है, वह आधार उसी तरह से वहां का एक कैंसर है जैसे कि भारत में जाति भेद है, जिसका उदाहरण अभी हम लोगों ने लिया। ठीक। और इसके खिलाफ वहां का मजदूर वर्ग नहीं खड़ा होता है, या सोच के केवल ब्लैक का ही हो रहा है, वह गलतफहमी में है। व्हाइट्स वाले भी कई सड़क पे अपने किनारे रह के, अपनी गाड़ी में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो है नेतन्याहू के हवाले से, क्योंकि वो अमेरिका पहुंचा हुआ है। कल हमने बताया था कि जो रिपब्लिकन का उपराष्ट्रपति प्रत्याशी है वो नेतन्याहू से नहीं मिलेगा। अब खबर आ रही है ट्रंप भी नहीं मिलेगा। ट्रंप भी किसी कारणवश नहीं मिलेंगे। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू में संबंध अभी, जैसा कि सोशल मीडिया में आ रहा है, बहुत मधुर नहीं रहा। ट्रंप पूरी तरह से, बल्कि इनके वाइस प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं वहां से, वह भी पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में है। वह कहते हैं कि यदि इजराइल ना होता तो हमें कहीं और बेस बनाना पड़ता मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में तेल के लिए, तो इसलिए वो पक्ष में है। लेकिन नेतन्याहू के पक्ष में लगता है ये लोग भी नहीं है, अभी खुलेआम नहीं बोल रहे हैं। और जहां तक कमला हैरिस में, वो भी नहीं मिल पाए, ये भी अपने प्रचार में अब लगी पड़ी है। बाद में आएंगी तो व्हाइट हाउस में मिलेंगी, लेकिन जो कांग्रेस में जो मीटिंग होगी, भाषण होगा, उसमें ये लोग नहीं मिल पाएंगे। इनडायरेक्टली देखें तो ये लोग नेतन्याहू को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने उस जो भी कैंपेन है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते थे ये लोग, मुझे लग रहा है कि ये लोग अवॉइड कर रहे हैं जी। लेकिन दुबई में ट्रंप टावर तो बन रहे हैं सर। ट्रंप का यहाँ पुणे में भी है,
एक ट्रम्प टावर है, काफ़ी बड़ा है। जब मैंने देखा था, पुणे में घूम रहा था, कुछ महीने हो गए, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ट्रम्प का है कि नाम ही ट्रम्प है, लेकिन पता चला नहीं, ट्रम्प का ही है। और दुबई में इनका एक दूसरा ट्रम्प टावर बनने जा रहा है, 2025 में तैयार होगा। स्काई स्क्रैपर यानी काफ़ी ऊपर वाले मंजिला का होगा। और दुबई के लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त बातचीत का ये मसला है कि ट्रम्प जी यहाँ पधार रहे हैं। जी तो खैर नहीं करते मान लोग, लेकिन जो भी है, तो यह सब मालोमाल है। अब धीमे धीमे पूंजीपति यह भी देख रहे हैं कि भैया हम अपने चमचे को क्यों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए, हम ही खुद ना बन जाए। अभी गुंडे लोग आ रहे थे, असामाजिक तत्व आ रहे थे, अब ये लोग सीधे के सीधे आ रहे हैं। यानी जी, वो जो डीप स्टेट बैक में काम करता है वो सीधे सामने आ जाएगा। सीधे सामने आ जाएगा, वही अब सत्ता में रहेगा। इन चमचों के आधार पर रहना उसको मुश्किल हो रहा है। हाँ, जनता का यदि विद्रोह भार में आ जाए तो फिर ये लोग पार्श्व में पीछे चले जाएंगे। जी, ईरान ने यूएई के तेल टैंकर को क्यों पकड़ लिया है सर? यह एक संयोग है। ईरान का तेल अभी काफ़ी सस्ता में बिक रहा है, चूँकि पूरे वर्ल्ड ओवर में तेल का दाम काफ़ी घटा हुआ है। और ईरान में प्रतिबंध होने के कारण जो ईरान बेचता है चीन को और दूसरे देशों को, वो सस्ते दरों बेचता है। इसलिए ईरान नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र से होकर तेल जाए। यूएई भेजता रहा है दूसरे दूसरे देशों को, और ईरान के सी में, वाटर में आ गया था। इसलिए यह जो चल रहा था ब्लैक का जो मतलब धंधा जो चल रहा था, उसको रोकने के लिए था। ना तो यूएई की किसी दुश्मनी से, ना ही इजराइल को रोकने के लिए वह सब नहीं था। और मुझे लगता है कि जल्दी ही छोड़ देगा यूएई से बातचीत होने में, इस धमकी के साथ कि आगे से इस तरह से चुप्पे छुरी तेल मत बेचो, हमारे तेल का दाम घट रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान का तेल लेकर जो चाइना का टैंकर जा रहा था, सिंगापुर में जो जहाज से टकरा गया था, उसके बाद ये प्रयोग के तौर पर किया गया है सब कुछ? संभव है ईरान के क्षेत्र से। हालांकि दूसरी तरफ कहें तो ईरान अपना दबदबा भी दिखाना चाहता है कि ये ईरानियन वाटर है। ईरान में वैसे रूस का नेवी भी पहुंचा हुआ है, सर्च रेस्क्यू एंड सिक्योरिटी का उनका ज्वाइंट नेवल ऑपरेशन चल रहा है। तो ईरान इस अपने दबदबा को कहीं से कमी नहीं आने देता है, भले यूएई हो या कोई भी देश हो। अमेरिकी टैंकर वहां से गुजरे तो उसको पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है। जी, इराक से कहा जा रहा है कि सितंबर में अमेरिकी फौजें वापस जानी शुरू हो जाएंगी। ये हवाई बातें हैं या कुछ लगता है कि होगा? ये बार बार चलते रहता है। सितंबर में अभी कुछ हटाने की बात है, सितंबर 2025 में बाकी हटाने की बात है। और इनका पूरा मतलब एक ही देश ने, कई देश हैं, जब ये शुरू में आए थे, बाहर गए थे, फिर वापस आए। इनका जो दाइश, जो इनका आईएसआईएस का जो रूप है, उसको उसके खिलाफ में उसको रोकने के लिए लोग पहुंचे वहां पे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हटने वाला है ईरान से, सीरिया से। उसके बाद भी इनका तथाकथित रूप से एडवाइजरी रूप में वहां एक टुकड़ी रहेगा। वो टुकड़ी रहेगा तो 400-500 होगा ही होगा। 2500 से घटा के 500 कर देंगे। यानी वह एरिया अभी 3 बेस है, एक बगदाद में है, एक वो बॉर्डर पे है, और एक कहीं और आसपास इर्द गिर्द है। एक ही रहेगा, लेकिन इनका जो सैनिक बेस है उसको यह लोग नहीं छोड़ेंगे भी हाल फिलहाल। जी, जिस दौर में हूतियों से तनातनी बढ़ रही है, हिजबुल्लाह से तनातनी बढ़ रही है और इजराइल अपने बच्चे को बचाना इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये हटेंगे यहाँ से अपने? मुझे नहीं लगता है हटेंगे, बल्कि इनका बेस तो और मजबूत होते ही जा रहा है। जहां भी देखें इनसे सटा हुआ जो अफ्रीकन कंट्रीज के जो कंट्रीज है, वहां पे सूडान जैसे देश, या साउथ सूडान में तो इनका है ही है, वहां पे है। और अरब कंट्रीज में जहां जहां भी इनका बेस है, जैसे साइप्रस भी है, और सऊदी अरेबिया वगैरह में तो ही है। मुझे नहीं लगता है हटने वाले हैं किसी न किसी बहाने से। या हो सकता है इनके लोगों को अपने यहाँ भर्ती करके, वहां पे इसको शामिल करके, और कुछ अपने जो टॉप बॉसेस करके इस चीज को ये लोग बरकरार रखेंगे। जी, फ्रांस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में इजराइल को नहीं खेलने दिया जाए, उसका विरोध किया जाए। हाँ, वो लेफ्ट पार्टी के हैं, जो अभी लेफ्ट का उभार हुआ है पिछले चुनाव में, और उसके सांसद हैं, बड़े प्रमुख हैं। और एक इनकी रैली चल रही थी, प्रो पैलेस्टीन रैली थी, पैलेस्टीन लैंड को पूरी समर्थन देने का। वहां इन्होंने किया है, दावा किया और घोषणा की कि फ्रांस के जो ओलंपिक टीम है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक टीम के पास पहुंचना चाहिए कि इजराइल के झंडा और इजराइल का जो राष्ट्रगान है उसको हमारे यहाँ शामिल ना किया जाए। अच्छी बात कही है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से, हालांकि आज बहुत लंबा एपिसोड हो गया क्योंकि हमने बहुत सारे मुद्दों पर कुछ एक्स्ट्रा बातें की और बातों से बातें निकल ही जाती हैं, लेकिन बातें वो हैं जो आपको, अब किताब पढ़ने का शौक तो रहा नहीं, पर सुनने की तो कम से कम आदत डाल लेनी चाहिए कि इतने आसान तरीके से आपको बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर
कुछ चीजें समझाने के लिए हम लोग कह देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।